वो कहते हैं ना, उम्मीदों की कश्ती डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती डुबोया नहीं करते, दूर हो मंजिल तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं दिल में उम्मीद कुछ पाने की, यकीनन वो जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, तो अब हम हिंदी के जितने भी नोट्स हैं हमारे पास, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं ये। चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे लेखपाल, चाहे आपकी बीएड इत्यादि परीक्षाओं के लिए हिंदी के लिए मैंने महत्वपूर्ण नोट्स बनाकर तैयार किए हैं। आप इनके नोट्स बनाएं और चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा के विकास में कहा जाता है दोस्तों, ये मध्य एशिया में, यानी कि मध्य एशिया में आर्य रहते थे, जिनकी एक शाखा जर्मनी होते हुए यूरोप पहुंची और एक शाखा ईरान से पंजाब में यानी कि भारत में पहुंची। इसलिए इसे भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। हमारी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। तो अब मैं तुम्हें समझा दूं, देखो जो हमारी भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, क्योंकि कहा जाता है कि मध्य एशिया में कुछ आर्य रहते थे जिनकी भाषा थी आर्य भाषा। आर्य जो थे आपके जर्मनी होते हुए यूरोप पहुँचे और ईरान होते हुए पंजाब यानी कि भारत में पहुँचे। इसलिए इसे भारोपीय परिवार की भाषा कहते हैं, क्योंकि भारत प्लस यूरोप, भारत और यूरोप की मिलाकर जो भाषा बनी थी वह भारोपीय परिवार की भाषा बनी थी। तो इसलिए भारोपीय परिवार की भाषा। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी भाषा की, खैर बड़ी की मत लगा लेना, हमारी भाषा की लिपि देवनागरी है। दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिले। हमारे भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। जब भारत में आर्य आए, यहाँ कहा गया है जब भारत में आर्य आए तो उनकी भाषा आर्य भाषा थी। इसे एक बार वीडियो को पढ़कर देखें, जब मालूम पड़ेगा आपके लिए कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन के ये नोट्स बनाए हैं। जब भारत में आर्य आए तो उनकी भाषा आर्य भाषा थी। ये बात याद रखना। जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब भारत में आर्य आए तो उनकी भाषा कौन सी थी? आर्य भाषा थी। आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट, प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 2, मध्यकालीन आर्य भाषा। नंबर 3, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब यहाँ आता है कि प्राचीन आर्य भाषा जो थी तुम्हारी, उसका काल कितना था? तो दोस्तों ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, ये याद रखना है। अब प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया। मैं ये भी बताऊंगा मध्यकालीन आर्य भाषा का काल क्या था, ये सब देखते चले। प्राचीन आर्य भाषा 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में बटी थी ये? 2 भागों में। नंबर 1 वैदिक संस्कृत और नंबर 2 लौकिक संस्कृत। नंबर 2 लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं पहले। तो वैदिक संस्कृत क्या थी? तो यहाँ कहा गया वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत को महर्षि यास्कपाणि जी ने छांदस नाम दिया। तो वो वैदिक संस्कृत का काल कितना था? ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। कितने तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। ये क्लियर हुआ। अब पूछा जाए वैदिक संस्कृत को महर्षि यास्कपाणि जी ने क्या नाम दिया? तो छांदस नाम दिया था। क्या दिया था? छांदस नाम दिया। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि वैदिक संस्कृत को छांदस नाम किसने दिया? तो महर्षि यास्कपाणि जी ने। ये याद रखना है। इसके बाद आएगा आपका वैदिक संस्कृत, तो क्लियर हुई। वैदिक संस्कृत किसका भाग था? प्राचीन आर्य भाषा का। इसके बाद आई आपकी लौकिक संस्कृत। वो लौकिक संस्कृत जो थी, इसका काल था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था।
अब ये लौकिक संस्कृत से ही अपनी संस्कृत विकसित हुई थी। अब आता है मध्यकालीन आर्य भाषा, जो मैंने बताई थी ना, वो 3 भेद थे ऊपर, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक पढ़ेंगे। तो अब मध्यकालीन आर्य भाषा आई। अब मध्यकालीन आर्य भाषा का काल जो पूछा जाता है वो कितना है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। तो वो ईसा पूर्व तो होता है अपने जैसे घटते क्रम में, और ईस्वी होता है बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो ये ईस्वी तक था। ठीक है। अब चले, मध्यकाल में 3 भाषाओं का जन्म हुआ। अब पूछ लिया जाए मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी वो कितने भागों में विभाजित थी, वो थी 3 भागों में विभाजित थी। तो नंबर 1 आता है पाली भाषा, वो ये है पाली भाषा। पाली भाषा कितने में थी, ये थी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी यानी 1 शताब्दी तक थी। ये क्लियर हुआ, यानी पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी तक थी। इसके बाद आता है दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे थे, तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे, याद रखना। भगवान बुद्ध, तो ये जो आते हैं भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, तो ये पाली भाषा में थे। प्राकृतिक भाषा आई इसके बाद दूसरी, प्राकृतिक भाषा यानी प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक थी ये, यानी कि शताब्दी होती है 100 वर्षों का समूह। तो याद रखना कि जो प्राकृतिक भाषा थी वो प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक थी। अब महावीर, जो भगवान महावीर जैन के थे उपदेश, वो किस भाषा में लिखे गए, वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। वो कौन सी भाषा में लिखे गए, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। ये समझ में आई आपके। अब ये पूछा जाता है यहाँ से यही 2 क्वेश्चन कि पाली भाषा में किसके उपदेश थे, पाली में थे गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, और प्राकृतिक भाषा में किसके थे, महावीर जैन। ये क्लियर। अब इसके बाद तीसरा नंबर आया अपभ्रंश। अब ये अपभ्रंश क्या है, यानी अपभ्रंश आया, ऐसे पाली आई, फिर प्राकृत, फिर निकला अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा जो थी वो थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, तो इसका विकास हुआ था अपभ्रंश का। लेकिन जब अपभ्रंश की समाप्ति हुई, समाप्ति से पहले मतलब, लेकिन जब अपभ्रंश समाप्त होने वाला था उससे पहले 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अवहट भाषा का विकास हुआ। अवहट भाषा का विकास हुआ। ये बात समझ में आई आपके। तो देखो, इन सभी के लिए नोट्स बनाकर याद करो, और ये तो है नहीं कि हिंदी में कोई ट्रिक चलेगी कि इस तरीके से याद कर लो, लेकिन हाँ, जिन टॉपिकन की है ट्रिक मैं वो बताऊंगा, ये हिंदी भाषा का विकास है, ये तो आपके लिए याद करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आए अपने यहाँ, अब इसके बाद आई ये तीसरे नंबर पर जो थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मैंने बताया था प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो ये ही थी 3। अब ये आधुनिक आर्य भाषा क्या है, तो वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसे हम हिंदी भी कहते हैं, याद रखना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसे हम हिंदी कहते हैं। हिंदी के भी कई भेद हैं, हिंदी के भी कई भेद हुए। जैसे नंबर फर्स्ट आधुनिक हिंदी बनी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में से निकली। नंबर फर्स्ट बता दूं मैं, आधुनिक हिंदी। नंबर 2 प्राचीन हिंदी, मतलब आधुनिक हिंदी जो थी, आधुनिक भारतीय जो भाषा थी उसे ही कहते हैं आधुनिक हिंदी। ठीक है, यानी भारतीय हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को ही कहते हैं। इसके बाद आई, तो ये 3 भागों में विभाजित थी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, यानी कि नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। तो अब देखेंगे हम कि प्राचीन हिंदी कब तक थी। तो ये तुम क्लास 9th में भी पढ़ा होगा तुमने कि 1000 या 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जो थी वो थी प्राचीन हिंदी का विकास। 1100 मतलब 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक थी। मध्यकालीन हिंदी जो थी वो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक थी, और आधुनिक हिंदी जो थी वो 1850 से अब तक चल रही है। अब इसके बाद आई अपनी
भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात कहानी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कहानी आई, यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने आधुनिक युग को, जो अपना ये आधुनिक युग है, इसको एक नई दिशा दी। और इसी वजह से आधुनिक युग को भारतेंद्र युग भी कहा जाता है। ये वजह वजह दो जगह लिखी है, वजह, इसी वजह से आधुनिक युग को भारतेंद्र युग भी कहा जाता है। 1850 से 1900 तक, अब देखो भाई 1850 से 1900 तक की कहानी है ये। और 1850 से 1900 तक की कहानी थी। और देखो 1900 तक क्या क्या में आई, हाँ, भारतेंद्र युग जो था वो 1850 से 1900 तक था। तो वो भारतेंद्र युग में 1850 से गद्य में रचना होने लगी। अब ये पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि भारतेंद्र यानी कि गद्य में रचना कब से होना प्रारंभ हुई, तो ये 1850 से शुरू हो गई थी, यानी कि भारतेंद्र युग में। अब इसके बाद आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। वो 1850 मतलब भारतेंद्र युग में 1850 से गद्य में रचना होने लगी। अब इसके बाद आया महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, यानी द्विवेदी युग जो था वो 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग था। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विवेदी युग में क्या हुआ भाई। द्विवेदी युग में गद्य एवं पद्य दोनों में रचना होने लगी। यहाँ तक की कहानी पहले आप लिख लें और पहले याद करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो वो द्विवेदी युग में गद्य एवं पद्य दोनों में रचना होने लगी। जैसे काव्य होती है एक अपनी, उसमें भी रचना होने लगी, लेकिन काव्य में रचना नहीं हुई थी भारतेंद्र युग में, लेकिन द्विवेदी युग में काव्य जो होता है अपना पद्य, और गद्य जो होती है अपनी गद्यांश, गद्यांश और पद्यांश मतलब दोनों में रचना होने लगी थी। ये तुम्हारी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में 1900 से 1920, और लेकिन गद्यांश की रचना हुई थी वो भारतेंद्र युग से शुरू हो गई थी 1850 से। तो इन सभी के लिए लिखते रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। मैं सभी नोट्स दूंगा तुम्हारे लिए, और देख, याद तो तुम्हें वही करना ही पड़ेगा, बिना याद किए नौकरी नहीं मिलने वाली। अब ये आया हिंदी का क्रमागत विकास कैसे हुआ। देखो भाई अब हम डिटेल से तो पढ़े आए, अब शॉर्टकट में देख लें। तो कोई वैदिक संस्कृत आई पहले हाथ, फिर लौकिक संस्कृत बनी उसमें से, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अब हटाया। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, यही विकास पढ़ाया है मैंने अब तक। वैदिक काल का मैंने बता ही दिया कितना समय था, लौकिक संस्कृत का भी बता दिया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के सभी के मैंने काल तुम्हें बताई दिए, पीछे से उन्हें लिख लेना। अब भाइयों अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखेंगे, देखो एक पार्ट में मैं एक वीडियो पूरी क्लियर करूँगा, यानी 30 वीडियो में पूरी हिंदी क्लियर करनी है मुझे, और 30 से ज़्यादा नहीं लेनी, और एक वीडियो में एक ही पार्ट क्लियर करूँगा। अब देखो यहाँ आया बोली। बोली क्या होती है, अगर तुमसे पूछ जाए बोली क्या है, तो तुम्हें क्या जवाब देना है कि एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी आम बोलचाल में जो अपने आम क्षेत्र में जो हम बोलते हैं, तुमने देखा होगा आपके जो पड़ोस में गांव है वहाँ की भाषा चेंज होती है, आपकी भाषा कैसी है और वहाँ की कैसी है, तो ये बोली होती है। और भाषा का विभाषा क्या होती है भाई, देखो बोली तो आ गई तुम्हारी समझ में, विभाषा जब इस बोली में साहित्य की रचना होने लगी, जब इस बोली में साहित्य की रचना होने लगे तो इसे विभाषा कहते हैं। और भाषा क्या है, तो वो भाषा की तो खैर परिभाषा यहाँ तो मैंने बहुत बड़ी लिखी है, लेकिन तुम्हें बताऊँ विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। जिस विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। तो अपनी देखो बोली की परिभाषा हुई, विभाषा के जो है जब इस बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो इसे विभाषा कहते हैं। जैसे अपनी इसमें कोई रचना हो जाए अपनी बोली में, जैसे ब्रज भाषा में होती हैं, जैसे मैया मोही दाऊ खिजायो, तो ये जो है अपनी जो भाषा जो है ये बोलियों में उन्होंने लिखा है। अब देखो इसके बाद आई अपनी भाषा, तो भाषा भी क्लियर, विभाषा भी क्लियर होगी और बोली। तो देखो भाषा ही मैंने परिभाषा बताई थी, विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। लेकिन इस तरीके से देखें तो क्या कहेंगे, जब विभावों को मान्यता मिल जाती है या इसका मानक रूप आ जाता है या व्याकरण प्रयुक्त होने लगता है तो इसे भाषा कहते हैं। जैसे अपनी कोई बोली है और उसमें व्याकरण प्रयुक्त होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं,
भाषा कहते हैं, भाषा। अब हमने ये बीच में बोली और भाषा क्यों ली, कि इसलिए कि हम आगे जो है अपने क्षेत्र विशेषों की बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो भाई, हिंदी किससे विकसित हुई? हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई। और अपभ्रंश में बदलाव कब आए? तो ये 500 ईस्वी में आए, ये लिखनी है तुम्हें। हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई, अपभ्रंश में बदलाव आए मतलब 500 ईस्वी में। तो इन्हें आप याद कर लें। और फिर देखो इसके बाद एक प्रश्न और है, उसके बाद हिंदी भाषा का तुम्हारा विकास क्लियर हो। यदि आपसे पूछा जाए कि मतलब अपभ्रंश में बदलाव कब आए, तो 500 ईस्वी में। और हिंदी किससे विकसित हुई? अपभ्रंश से। अब नंबर बात आई है, ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी कौन कौन सी थी? अपभ्रंश भी कई थे। अब देखो, सौर सैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और ब्रांचड अपभ्रंश कई थे। तो लेकिन हम चलेंगे पहले नंबर सौर सैनी अपभ्रंश। तो वो अपभ्रंश से विकसित कौन सी हुई है सौर सैनी से हिंदी? तो नंबर 1 पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। सौर सैनी अपभ्रंश से 3 हिंदी विकसित हुई है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए गुजराती हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो सौर सैनी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी किससे हुई? सौर सैनी से। और यहाँ पर ये कहेगा सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी कौन सी है? तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे अलग और एक होगा सही, वो है तुम्हें चुनना है। अब देखो, मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी। तो मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी क्या है? तो मागधी से देखो नंबर 1 बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर आया आपका बांग्ला। तो बांग्ला जो है हिंदी वो किससे हुई है? सौर से मतलब मागधी अपभ्रंश से। फिर उड़िया, तो याद रखना बिहारी, उड़िया, बंगला ये किससे हुई हैं? ये अपनी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। इसके बाद आई अपनी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी। देखो, अर्ध मागधी अपभ्रंश से एक हिंदी हुई थी पूर्वी हिंदी। अभी हम ये भी पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी से विकसित कौन कौन सी हिंदी थी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में क्लियर हो जाए। देखो, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी। तो देखो, अर्ध मागधी से कौन कौन सी थी? पूर्वी हिंदी थी एक। अब के बाद आएगा खस अपभ्रंश से विकसित हिंदी। तो याद रखना खस से थी पहाड़ी। पहाड़ी याद रखना खस, तो खस जाएगी यानी पहाड़ी हिंदी। अब पूछा जाए पहाड़ी हिंदी किससे विकसित हुई? खस अपभ्रंश से। तो पूछेगा खस अपभ्रंश से विकसित हिंदी कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। क्लियर। इसके बाद आया ब्रांचड अपभ्रंश से विकसित हिंदी कौन सी थी? तो सिंधी या पंजाबी हिंदी। ब्रांचड अपभ्रंश से विकसित हिंदी कौन सी थी? सिंधी या पंजाबी हिंदी। अब इसके बाद आया पश्चिमी हिंदी। अब देखो, पश्चिमी हिंदी से मैंने जो पढ़ाई थी आपके लिए ऊपर, पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी विकसित हुई है? राजस्थानी से। अब मैं ये बताऊंगा, लेकिन मैन पढ़ा रहे हैं। और देखो भाई, ना पढ़ने वाले तो तुमने देखा ही होगा, ना पढ़ने वाले तो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन अब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या करा जाए, तुम्हारे लिए डायरेक्ट ही नोट्स दे रहे हैं। अब नोट्स लिखो और याद करो, उसके बाद देखते हैं एग्जाम में। हाँ, अगर एग्जाम में 37 जो क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस में, 37 के अगर 37 अगर इस मेरी जो कॉपी है नोट्स की, अगर इसमें से ना आए जब तुम मुझसे कहना। लेकिन एक आध दो तो भाई अलग से आ भी सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सब रियाज हैं। 35 तो तुम कम से कम लगाओगे, 37 में से 35 लगेंगे, लेकिन पढ़ोगे तब। तो पश्चिमी हिंदी से विकसित कौन कौन सी हिंदी थी? तो देखो, तो याद रखना कब कब है, यानी पश्चिमी हिंदी कब कब है। तो के भी एच बनाई। तो देखो, के से खड़ी बोली या कौरवी। तो ये याद रखना, के से क्या है? खड़ी बोली या फिर कौरवी। अब तुमसे पूछेगा, बताइए खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से। यानी कि किससे? सौर सैनी से। लेकिन सौर खड़ी बोली किसकी ही है? तो ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है खड़ी बोली, पश्चिमी साट में बोली जाती है। कौरवी बोली किस हिंदी से विकसित हुई? पश्चिमी हिंदी से। अपभ्रंश पूछ लिया जाए तो ये हुई थी सौर सैनी अपभ्रंश से। बी से ब्रजभाषा। ब्रजभाषा यानी कि आगरा, अलीगढ़, मथुरा के जो क्षेत्र में बोली जाती है, ये अपनी क्या है? ब्रजभाषा है। के से बना कन्नौजी। कन्नौजी मतलब कन्नौज, इटावा, उन्नाव, इनमें जो बोली जाती है भाषा वो कन्नौजी भाषा है। बी से बनी बुंदेली। बुंदेली भाषा महोबा, चित्रकूट, यानी महोबा में जो बोली जाए, चित्रकूट में जो बोली जाती है वो भाषा बुंदेली है। तुमने सुनी होगा
जैसे वो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी थी ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो वो यही है। ये महोबा और चित्रकूट ये वहीं झांसी की थी वो, तो वहीं क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बुंदेली भाषा कहते हैं। एच से हरियाणवी, और हरियाणवी को कहते हैं बांगरू, याद रखना। इसके बाद आई खड़ी बोली और हरियाणवी बोली को आकार आकार बहुला कहते हैं। यानी खड़ी बोली और हरियाणवी बोली को आकार बहुला बोली कहते हैं। अगर ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली जो तीन बची, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन्हें ओकार बहुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकार बहुला। पूछा जा सकता है कि आकार बहुला बोली कौन सी है और ओकार बहुला बोली कौन सी है। मैं इसे गहराई से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर के लिए, इसलिए कि कुछ भी ना बचे। अब आपका चला अर्धमागधी अपभ्रंश। तो वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई थी 3 ABC, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अवधी यानी अयोध्या, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ में बोले जाने वाली भाषा। छत्तीसगढ़ी और बघेली इनकी इतनी नहीं पूछी जाती, फिर भी मैंने ये लिख दिया है, अवधी भाषा का पूछा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट मिलते हैं परीक्षा में, जो है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। किसने लिखी? तुलसीदास ने। याद रखना, ब्रज भाषा में लिखी गई विनय पत्रिका किसने लिखी? तुलसीदास ने। रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई है और ये तुलसीदास ने ही लिखी है। इसके बाद आई आपकी मैथिली। मैथिली कोकिल, यानी मैथिली कोकिल विद्यापति सागर को कहते हैं। पूछ लिया जाए मैथिली कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति सागर को कहते हैं। इन्हें भी याद रखना। अब देखो मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी देखेंगे। आपके ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, लिखोगे नहीं जब तक। अगर आप लिख लोगे तो आप पढ़ोगे तो आपकी ये पूरी वीडियो समझ में आएगी ये क्या है। क्योंकि ये मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ पढ़ पढ़ के कि आप कोई अच्छा समझ में ना आए तो समझ लें। तो देखो जे मागधी का मतलब याद रखना MMB। क्या है? MMB। एम से मगही, एम से मैथिली, बी से भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये जो है आपकी मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी है। इसके बाद आया आपका ब्रांचड अपभ्रंश से विकसित हिंदी। ब्रांचड से एक निकली थी सिंधी, यानी पंजाबी हिंदी, सिंधी हिंदी या फिर पंजाबी हिंदी। और इसके बाद देखो राजस्थानी हिंदी से, देखो राजस्थानी हिंदी से विकसित हिंदी कौन कौन सी हैं? राजस्थानी से थी मेवा, मालवी, जयपुरी, ढोड़ानी या फिर मारवाड़ी। तो याद रखना मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी या फिर ढोड़ानी। तो ये बात तुम्हें समझ में आई। ये मैं चित्र से बना दी थी, मेवा, माल, मारवाड़ी, जयपुरी, ढोड़ानी, इस तरीके से। अब यहाँ तक तो आई।